नमस्कार। आज हमारे साथ है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कान मेहरा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के परिणाम के बाद एक घमासान मचा हुआ है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कोई एक जगह से नहीं लग रहे। पिथौरागढ़ से लेकर कोटद्वार तक, रुद्रपुर तक और देहरादून में जो निकाय चुनाव में मेयर का इलेक्शन हुआ उसको लेकर भी बहुत बड़ी हार हुई है। और इन सभी आरोपों पर और इन सभी स्थिति पर क्या कहना और इसी बातचीत को लेकर आगे बढ़ाते हुए कर्ण मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवालों की शुरुआत करें, अगर पहला सवाल हम हरीश रावत से ही शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के बाद, वहां के परिणाम के बाद हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी है और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 2027 में अगर संगठन को खड़ा करना है, यह काम कठिन है, लेकिन अगर संगठन को 2027 के लिए खड़ा करना है तो इसके लिए सही व्यक्ति के चुनाव की जरूरत है। अब क्या हरीश रावत कर्ण मेहरा को सही व्यक्ति नहीं मान रहे 2027 के लिए? देखिए, बहुत बड़ी शख्सियत है हरीश रावत और उनके लिए कुछ कहूं तो वो ठीक नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है। 2017 में हम चुनाव हारे बुरी तरीके से, हम 11 रह गए सरकार के बाद। 2022 में सब लोग ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम 19 रह गए। और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, बस मैं ये कहता हूं कि ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव एक प्रयास होता है और उसके तहत होता है। सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाएगा? हम 2 बाई इलेक्शन बद्रीनाथ और हरिद्वार जीते हैं, बागेश्वर हम जीतते जीतते रह गए और केदारनाथ में बड़े प्रयासों के बाद 37-38 मेरी बैठकें चुनाव से पहले हुई। उसके अलावा हमने हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की पदयात्रा की, लेकिन उसमें भी कुछ वरिष्ठ नेताओं के दखल ऐसे रहे जिसका परिणाम में देखने को मिला। और अभी निकाय चुनाव में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अगर 4 जिलों में जिसमें हमको लगता है आगे बहुत मेहनत करने की जरूरत है और अपने वरिष्ठ नेताओं के संग हम उसमें वार्ता भी करेंगे। अगर आप उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी और देहरादून को हटा दें तो हम 29 सीटें जीते हैं और हम 7 जिलों में जीते हैं, 1 में बराबरी है और 5 जिलों में बीजेपी जीती है। जितने मुख्य स्थान हैं, नैनीताल, भीमताल, भवाली, रानीखेत, जोशीमठ, गैरसेन और हमारा गौचर, जिनको लोग जानते हैं, उन सभी जगहों में कांग्रेस जीत के आई, जहां से दूर से दूसरे राज्यों से भी लोग आके जाते हैं, वो एक अच्छा संदेश लेके जाते हैं। तो है 27 के लिए हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका इतना बड़ा कद कर दिया कि पार्टी और उनमें कोई भेद ही नहीं रह गया, वो पार्टी के बराबर हो गए। और ऐसे लोग जब छोटे चुनाव में, जहां दूसरी लाइन तीसरी लाइन की तैयारी होती है, क्योंकि निकाय के चुनाव बड़े चुनाव नहीं है और इसमें हम आने वाले 30 साल 25 साल के लिए जो लोग राजनीति करेंगे उन लोगों के कैडर को तैयार करते हैं। कैडर बिल्डिंग इन्हीं से होती है, निकाय चुनाव से, पंचायत चुनाव से। छोटे चुनाव आपकी विधायकी को, आपके मुख्यमंत्री के पद को कोई चैलेंज नहीं करने वाले बच्चे हैं, तो हमको इनमें उनको तैयार करना पड़ता है जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं। अब जब वरिष्ठ लोग जिनको इतने ऊपर ले आए कार्यकर्ता कि वो और पार्टी बराबर से हो गए, वही कद हो गया कि पार्टी है या वो है एक ही बात है। जब वो कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने लोगों को खड़ा करने लगे, जब वो कैंडिडेट्स के प्रचार में जाने से इनकार करने लगे, तो फिर चाहे आप किसी को भी किसी पर पद पर बैठा लो, फिर रिजल्ट्स ठीक नहीं आ सकते। इसमें पार्टी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप पिथौरागढ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोटद्वार की तरफ इशारा कर रहे हैं, रुद्रपुर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, इन सवालों पर भी आएंगे। लेकिन एक सवाल और उठाया है, क्योंकि बात हरीश रावत की इसलिए कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में देखें तो वो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं
और उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, पिथौरागढ़ पर आने से पहले मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि हरीश रावत कह रहे हैं हमारे कई उम्मीदवार इन निकाय चुनाव में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको संगठन का बैकअप ही नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। देखिए, जहां संगठन, मैंने कहा ना, इसी संगठन के कैडर में नौजवान नवयुवतियां जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग जो काम करते हैं, जब जो किसी पद की उम्मीद नहीं करते, जब वो किसी आदमी को एक आम कार्यकर्ता से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े पदों तक पहुंचा देते हैं, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन सीटों में जहां ऐसा लगता है वहां उनकी मदद करें। संगठन और इन बड़े नेताओं में फर्क ही नहीं है, तो संगठन से और क्या बैकअप आप चाहते हैं? कैडर को आप खड़े नहीं होने देंगे और संगठन ही मदद भी करे, तो आप ही तो संगठन हैं। आप ही से कांग्रेस है और कांग्रेस आपसे है और आप कांग्रेस से हैं, तो फिर और किससे उम्मीद आप चाह रहे हैं? जिनसे कांग्रेस है और कांग्रेस जिनसे है, उन पर बात करने की आप बात कर रहे हैं, तो पिथौरागढ़ पर आते हैं जी। पिथौरागढ़ ने इन निकाय चुनाव में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर भी, और अंदरूनी राजनीति के कारण चुनाव किस तरीके से प्रभावित हो सकता है उस पर परिणाम को लेकर भी। जी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक है मयूक मेहर। जी। रिजल्ट आने के बाद मयूक मेहर ने 3 सवाल उठाए हैं। मैं 3 सवाल एज इट इज पढ़ देता हूं। उन्होंने पहला सवाल उठाया है, वो आपको झुमका पहलवान कहते हैं। उन्होंने पहला सवाल उठाया है कि क्या झुमका पहलवान उनके प्रत्याशी की शर्मनाक हार में जमानत जब्त होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे। दूसरा, दिल्ली कांग्रेस जो कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है, जिनकी नाक के नीचे इन जैसे भाजपा के स्लीपर सेल को चिन्हित कर इनका निष्कासन करेगी। और तीसरा, मेरा निष्कासन कब करेगी कांग्रेस, क्योंकि मैं भाजपा के स्लीपर सेल जैसे लोगों के साथ इस पार्टी में नहीं रह सकता, क्योंकि यहां झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के सिटिंग विधायक इतनी बड़ी बात अगर कह रहे हैं और कांग्रेस के सिटिंग विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार लेके आ जाते हैं, तो इस पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व क्या कहना? देखिए, मैं पार्टी में सबसे छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने हाईकमान को, आदरणीय खड़गे जी को, राहुल जी को, वेणुगोपाल जी को और अपने प्रभारी को धन्यवाद देता हूं कि पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील सीट में उन्होंने कैडर का साथ दिया। हार जीत चुनाव में होती रहती है और कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, राजनीति है। लेकिन 2019 में जब यही मयूक मेहर जी चुनाव लड़ने से भाग गए, तब इसी अंजू लुंठी ने कांग्रेस का टिकट लेके चुनाव लड़ना तय किया, जबकि पता था कि बाई इलेक्शन है, प्रकाश पंत जैसी शख्सियत खत्म हुई है। उस समय चुनाव का परिणाम क्या होगा सबको पता था, और केवल 2400 वोट से हारी। मयूक मेहर जी ने एक झूठ बोला अभी इस इलेक्शन में कि मैं बीमार था और मुझे चौपर से जो है धामी जी ले गए, जबकि 2019 के चुनाव में मयूक मेहर जी कुछ दिन प्रचार कर रहे थे और तब धामी जी कुछ भी नहीं थे ऐसे कि वो चौपर से ले जा सके या उनकी मदद कर सके। वो मुख्यमंत्री अभी बने हैं 22 में और उससे 1 साल पहले। तो झूठ से जीते हैं। दूसरा, झुमके और कुंडल में जिस व्यक्ति को फर्क पता ना हो, वो सनातन धर्म की बात कर रहा था, उसकी भी मुझे हंसी आती है। मैंने कुंडल पहने हैं, कर्ण भेदन होता है, और मैं जिस धर्म से आता हूं हमारे यहाँ कुंडल पहनना आवश्यक माना जाता है और मैं अपने कस्टम्स को मानता हूं, इसलिए मैं पहनता हूं। ये मेरा निजी वो है। तीसरी बात, वो कहते हैं स्लीपिंग सेल। तो जो आदमी ऐसा जिसको पार्टी ने टिकट दे दे के कई बार विधायक बनाया हो और 19 में धोखा देने के बाद दोबारा से मेन इलेक्शन में चुनाव लड़ा दिया हो, जिस पे पार्टी का एहसान हो, वो व्यक्ति जब पार्टी को आवश्यकता थी, उनके अलावा या उनके परिवार के अलावा जब किसी को टिकट गया तो उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो स्लीपिंग सेल कौन हुआ? प्रदेश का अध्यक्ष या वो स्वयं? और हाईकमान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ हम सब कहते हैं कि कैडर बिल्डिंग आवश्यक है, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप हमारी तैयार रहनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जब छोटे चुनाव हैं, आपकी विधायकी को तो कोई चैलेंज था नहीं मयूक मेहर जी की, भाई उन्हीं ने लड़ना था 27। तो जब निकाय में भी आप किसी को नहीं आने देंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है?
और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से अपने हाईकमान को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छा, हारे हम जरूर हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में गया है कि पार्टी अब अपने कैडर और संगठन के संग खड़ी है। किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में पार्टी काम नहीं करेगी जो अपने ताकत के दम पर या विधायक होने के दम पर या किसी अन्य दम पर जो है पार्टी को चैलेंज करे। ये सीधा सीधा चैलेंज हाईकमान को है, खड़गे जी को है, ये चैलेंज राहुल गांधी जी को है, ये चैलेंज वेणुगोपाल जी को है, ये चैलेंज हमारे प्रभारी को है। ये संयुक्त प्रयास से टिकट हुए हैं और बातचीत के बाद टिकट हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि हर चीज विधायक के कहने के हिसाब से ही हो। विधायक जी का टिकट था, अगर वो अपना कैडर तैयार करते अच्छा होता। लेकिन एक कमाल की बात हो रही है मेहरा साहब, उत्तराखंड में कांग्रेस में अगर आप पिथौरागढ़ देखेंगे, हम कोटद्वार पर आ जाते हैं। कोटद्वार की अगर हम बात करें, सुरेंद्र सिंह नेगी कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा रंजना रावत की तरफ से खींची गई, इसीलिए हम प्रचार में गए ही नहीं, उन्होंने ही मना कर दिया है। तो जो निकाय चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर आरोप लग रहे हैं कि साथ नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस कोटद्वार में हार गई, पिथौरागढ़ में हार गई, जमानत जब्त हो गई पिथौरागढ़ में। तो और अब वही लोग सामने आकर कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व और संगठन ने काम नहीं किया, हमारी तो सुनी नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की। देखिए, जो चयन प्रक्रिया थी उसमें प्रभारी नियुक्त किए गए। उन्होंने 2022 के कैंडिडेट से, वहाँ के सीनियर जितने थे और जिलाध्यक्ष इत्यादि से बातचीत करके पैनल भेजा और पैनल में निर्णय करने का अधिकार 6 लोगों को दिया गया। एक बैठक 3 दिन मैराथन बैठक हुई जिसमें मैं, CLP साहब, यशपाल आर्य जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी और डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी जी और हरक सिंह राव जी, इतने लोग उसमें बैठे और उसमें कई घंटों तक चर्चा होने के बाद टिकट उनको किया गया। और रही बात कोटद्वार की, पिथौरागढ़ की, अन्य क्षेत्रों की, तो जिन लोगों को पार्टी ने पल्लवित किया, पोषित किया, एक आम कार्यकर्ता से उनको इस स्तर तक पहुंचाया कि वो इलेक्शंस को इफेक्ट कर सके। और मैंने जो बात कही, पार्टी उनसे है या वो पार्टी से है, यहां तक का एक भेद नहीं निकल पा रहा हो। जब वो लोग चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट टिकट डिक्लेयर होने के बाद, टिकट होने तक लड़ाई चलती है, मेरा आदमी हो, इसका आदमी हो, लेकिन जब पार्टी ने एक निर्णय कर दिया, टिकट दे दिया, तो जिन लोगों को आज तक पार्टी ने विधायक बनाया या अन्य पदों में बैठने का मौका दिया, ये उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो कैंडिडेट, पार्टी के द्वारा घोषित कैंडिडेट की मदद करें। और मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को निर्णय भी करना चाहिए और विचार भी करना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि एक तरफ अभी बीजेपी का एक कार्यशाला हुई, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से कहा कि जो अनुशासनहीन है उनको हम संगठन में कोई पद नहीं देंगे, जो पार्टी को छोड़कर जाने के बाद जीता हो या हारा हो उनको हम वापस नहीं लेंगे। दूसरा, कांग्रेस में जो पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर आपसी लड़ाई में हारने की एक स्थिति बना देते हैं, उन पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें 2 उत्तर है मेरे। एक तो बीजेपी ने जो कहा, महेंद्र भट्ट जी ने, मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि अपनी पार्टी के गए हुए को या डिसिप्लिन करने वाले को नहीं लेंगे, लेकिन कांग्रेस से आए हुए आयतित विधायकों को, कांग्रेस के भगोड़ों को आप अपने यहाँ शामिल करें, उनको सम्मान देंगे। रही पार्टी की बात, तो एक इसको समझने की जरूरत है। मैं बहुत दिनों से इस पर विचार कर रहा। एक पैटर्न है, चाहे वो जोत सिंह बिस जी गए हों, फिर उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिशें की हों, जबकि उनको विधायक भी चुनाव लड़ा चुके 2 बार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। उसके अलावा चाहे जगत खाती पिथौरागढ़ गए हों, चाहे वो बिट्टू कर्नाटक गए हों, चाहे रुद्रपुर से बातें उठ रही हों, चाहे वो कोटद्वार से बातें उठ रही हों, चाहे कुछ लोग दिल्ली के दौरे कर रहे हों, एक पैटर्न है। और मेरे अगल बगल रहने वाले लोग या जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो मुझे बार बार इंगित कर रहे हैं कि एक सिंगल पैटर्न है, इसको समझने की जरूरत है और इसके पीछे कौन है इसको समझने की जरूरत है। लेकिन ये काम हाईकमान का है, उनको इसको देखना चाहिए। और मैं भी, क्योंकि मेरे लिए सभी वरिष्ठ हैं इस पार्टी में और मेरी जिम्मेदारी केवल संगठन के काम करना, मेहनत करने की है। जहां तक मेरे पे प्रश्न चिन्ह है तो मैं कह रहा हूं, मैंने बद्रीनाथ और हरिद्वार 2 सीटें जिताई हैं बाई इलेक्शन, और ये पहले कभी नहीं हुआ। और अभी निकाय चुनाव में भी हमने अच्छे परिणाम दिए। हम नैनीताल,
भवाली, भीमताल, रानीखेत, दौराहाट, गौचर, गैरसैंण जो हमारी राजधानी होनी चाहिए, और जो हमारा जोशीमठ है जिसको सब लोग जानते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण सीटें हम जीते हैं। और उसके बावजूद भी जो जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं वो निश्चित ही चिंता में डालने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक सिंगल पैटर्न है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक सिंगल पैटर्न है, और आप मुझे लगता है बसते बसते कह रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो वो सुरेंद्र सिंह नेगी हो या फिर पिथौरागढ़ में हो या तिलकराज बेड़ हो, ये कहीं न कहीं किसी समय और अभी भी एक हरीश रावत और जो पुराना नेतृत्व तो उस तरह की चीजें रही है, तो कहीं मुझे लगता है आप शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये पैटर्न कांग्रेस को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, इसको तिलकराज बेड़ की एक बात से समझिए। तिलकराज बेड़ ने बड़ी बात कही, उसने कहा है कि स्थिति यह आ गई है कि ऊपर से नीचे तक सबको बदल देना चाहिए। ऐसा क्या हो गया रुद्रपुर में कि इच्छा से विधायक है, आपके विधायक है, और कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक सबको बदल देना चाहिए? देखिए सर, इसमें बहुत चीजें सोचने की हैं। सब वरिष्ठ हैं मेरे, मैं इनके खिलाफ बोलूं वो ठीक नहीं है या मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, परंतु कार्यकर्ता की मेहनत में जब पानी फिरता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। सब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है कि उसकी आइडियोलॉजी जीते, और जब निर्णय गलत होते हैं। अब निर्णय नगला में निर्णय किसका था? एक कम उम्र के व्यक्ति को टिकट दिलाना, उसका पर्चा कैंसिल हो जाना। एक नजदीकी व्यक्ति के ऑडियो जारी हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं हम कमजोर कैंडिडेट उतारेंगे ताकि बीजेपी के कैंडिडेट जीत सके। तो इन सब चीज से मैं पैटर्न की जो बात कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी इस समय पार्टी के खिलाफ चल रही है, और निश्चित ही इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है लगातार ऐसे बयानों से, ऐसी बातों से, जबकि हम जीत रहे हैं। जीत को भी आप अगर हार प्रदर्शित करेंगे, मैं बोल रहा हूं हम 7 जिले जीते हैं, 1 में बराबरी है, 1 हम लाए हैं, 1 बीजेपी लाई है, 8 के बाद 13 में से आप 8 हटा दीजिए, 5 में बीजेपी जीती है। निश्चित ही नगर निगमों में हम हारे हैं, और लेकिन नगर निगम में भी हल्द्वानी में क्या हो सबको पता है, 3000 से हमारा कैंडिडेट हारा है, और 4000 से ज्यादा उसके पर्चे जो है अंगूठे लगाए खारिज किए गए हैं। अभी रिट दायर भी है, 18 तारीख को उसमें कोर्ट में मामला आ रहा है जिसमें मशीनों का जो आंकड़ा है वो बदल गया है। जितने वोट मशीन में दिखाए गए हैं, और जब काउंटिंग हुई है तो उसमें वो वोट या तो 200 कम है, 150 कम है, कहीं 200 बढ़ गए हैं। 19 मशीनों का हम ब्यौरा दे पाए हैं हाईकोर्ट में, और उसको रिट को स्वीकार किया गया है। वो है काशीपुर में बहुत कम अंतर, लाखों की वोटों में 4-4.5 हजार से कोई हार नहीं है, और उसमें भी क्या हुआ ये सब जानते किस तरीके सत्ता दल, और उसका जब सत्ता बल है, धन बल है, उनके पास साधन है, उसके बाद भी साधन विहीन कांग्रेस अगर बराबरी की टक्कर दे, 29 सीट लाए हैं सर, हम कम नहीं है, जबकि 4 जिलों में हम केवल 34 में से 2 सीट जीत पाए हैं। आपने हल्द्वानी की बात की है, हल्द्वानी पे एक सवाल बन गया है। हल्द्वानी में सुमित हृदय और ललित जोशी को लेकर देखे, वहां ललित जोशी को टिकट किया गया, और अगर आप 18 के इलेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद की भी अगर देखेंगे तो सुमित हृदय और ललित जोशी में एक थोड़ा सा परस्पर विरोध रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर उस इलेक्शन को लड़ा है, और वहां कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखी है, जबकि लंबे समय से वो मेयर की सीट बीजेपी के पास रही है। तो जिस तरह का तालमेल हल्द्वानी में बन गया, वो पिथौरागढ़ कोटद्वार में क्यों नहीं बना? देखिए, सुमित हृदय एक मैं कहूंगा एक साख में चल रहे हैं। वो एक बड़ी लेगेसी को लेके आए। उन्होंने बचपन से राजनीति को देखा है, उन्होंने उतार और चढ़ाव सब देखे हैं। उनको ना तो किसी चीज की प्राप्ति से अहंकार आता है, न किसी चीज के चले जाने से दुख होता है, क्योंकि वो सब चीज देख चुके हैं। और एक बड़ा दिल दिखाया, चुनाव लड़ा, चुनाव का प्रबंधन किया। ललित और उनकी जोड़ी ने बीजेपी के नाकू चने चबा दिए, और जिस तरीके का बयान पत्रकारों के लिए जीते हुए व्यक्ति ने दिया है, जीतने के तुरंत बाद गाली देते हुए, मां की और बद्दी गाली दी है, उसका ऑडियो आया है, वीडियो आया है, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना परेशान ललित जोशी और सुमित हृदय की टीम ने किया। अच्छा होता कि सुमित छोटा जरूर है उम्र में, उसके बड़प्पन को हमारे और लीडर्स ने सीखना चाहिए कि आप तभी आगे बढ़ते हैं जब आप दूसरे को भी आगे लेके चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हैच कटर बन जाएं
कि मैं उगाऊं और एक लिमिट से बढ़ने पे गल्ला काट दिया जाए, जैसे झाड़ी काटता है हेज कटर। तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, वो बुश लगाते हैं अपने बगीचे में सुंदरता के लिए, लगाते खुद हैं, लेकिन उसकी वो कटिंग वटिंग करके उसको एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ने देते। तो कुछ लोगों का आजकल ये हो गया है रिवाज कि वो किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर बड़ा दिल दिखाया होता हमारे बड़े लोगों ने तो हम पिथौरागढ़ जीतते। भाई एक लड़की जो 19 का चुनाव उपचुनाव लड़ती है पता होने के बाद कि हार सकते हैं, एक लड़की जो 3 साल से लगातार जिलाध्यक्ष, मेन कांग्रेस की जिलाध्यक्ष होने के नाते लगातार जेल भरो भी कर रहे, वो अंकिता के उसमें 4 दिन यहाँ पिथौरागढ़ से यहाँ आई जेल भरने के लिए, उसका पिथौरागढ़ में कार्यक्रम किया। वो SSC भर्ती घोटाले से लेकर पटवारी पेपर लीक से लेकर तमाम हमारे कार्यक्रमों को वही कर रही, सारे कार्यक्रमों में आती है। उसको जब महिला सीट होने में उसको टिकट नहीं देके हम एक ऐसी महिला को जो किसी लीडर की वाइफ है और कांग्रेस के प्रदर्शनों में या कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका साथ देता, तो आपको ये सेट जो हमारा सोच है उसको बदलने की आवश्यकता है। कल को अगर महिला सीट हो जाती है विधायकों में और करण मेहरा चुनाव नहीं लड़ पाते तो मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाऊं, या जो पिछले 10-12 साल से मेरे सहयोगी के रूप में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो फील्ड पे काम कर रही हैं, जो गांव-गांव जाके प्रचार कर रही हैं, कांग्रेस के लिए धरने प्रदर्शन कर रही हैं, उनमें से किसी को टिकट मिलना चाहिए। ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ये क्योंकि आप एक तरफ कैडर बिल्डिंग की बात करें, कैडर को आगे बढ़ाने की बात करें, दूसरी तरफ कुछ लोग मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी ये करेंगे तो फिर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी, ये सोचने। हाँ, आप अपने परिवार को आगे लाइए, आप अपने परिवार को सड़कों में बैठने के लिए कहिए, आप अपने परिवार को कहिए कि आप आंदोलन करिए, अपने परिवार को सिखाइए, उनको बाहर निकालिए, तब उनका अधिकार बनता है, फिर उन पर कोई परिवारवाद की बात नहीं आती। लेकिन आप घर बैठे हुए लोगों को टिकट दे दें और जो संघर्ष सड़कों में करें उनको टिकट ना दें, यह अन्याय है। और मैं हार और जीत को फिर कह रहा हूं, एक दूसरी बात है, लेकिन कैडर खड़ा है और कैडर को आज विश्वास हुआ है। हम पिथौरागढ़ में 3-1 हुए हैं, हम 3 सीटें जीते पिथौरागढ़ में, उसको भी हमको देखना चाहिए। एक सवाल बार बार उठता है और अलग अलग तरीके से उठता है, अलग अलग लोग उठाते हैं, स्लीपर सेल। आपने भी एक बार कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, गणेश गोदियाल ने भी कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल काम कर रहा है। अभी तिलक राज बेहड़ भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो रात में बीजेपी के यहाँ बैठते हैं और दिन में कांग्रेस के दफ्तरों में आ जाते हैं। दूसरा आरोप, 2022 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई तो आरोप लगा टिकट बेच दिए, एक बहुत बड़े आदमी पर आरोप लग गया, हरीश रावत पे आरोप लगा दिया। तो ये जो टिकट बेचने के आरोप लगते हैं, स्लीपर सेल के जो आरोप लगते हैं, ये अलग अलग नेता लगाते हैं, ये स्लीपर सेल पकड़ी क्यों नहीं जाती है और टिकट बेचने वाले भी पकड़े नहीं जाते? जांच वांच नहीं करती क्या कांग्रेस? देखिए, ये आरोप 2022 में बहुत गंभीरता से लगे, लोगों ने यहां तक कहा कि हमारा पैसा वापस नहीं मिला। और ये अभी हमारे ये जो निकाय चुनाव है इसमें भी संगठन पर आरोप लगे हैं और इसको पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। 2022 के चुनाव में जो आरोप लगे उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो अभी निकाय चुनाव में बात उठी है उस पर भी निश्चित ही जांच होनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए जिसने इस तरीके के कृत्य किए हैं। रही स्लीपर सेल की बात, तो लोगों की एक्टिविटीज से पता चल जाता है स्लीपर सेल कौन है। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप किस तरीके से पार्टी को इंटरनली डैमेज कर रहे हैं, आप किनका समर्थन कर रहे हैं। जो पार्टी के खिलाफ बागी हो गए उनका आप समर्थन करके पार्टी के संगठन का विरोध कर रहे हैं। तो जो बागी हुए हैं वो स्लीपर सेल हैं या बागियों को जस्टिफाई करने वाले लोग स्लीपर सेल हैं। पार्टी के कैडर के साथ खड़े करने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न लगाने वालों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो स्लीपर सेल का नहीं समझा जा सकता है। और मुझे लगता है कि पार्टी इन चीजों पे गहन विचार भी कर रही है और पार्टी की समझ में भी आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, लेकिन समय और काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। और हमारा तो यही कहना है कि जो मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, जो लोग लगातार दिन रात एक ही काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा इस समय हिम्मत रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सब्र की आवश्यकता है और पार्टी के लिए जो हितकर होगा उसके लिए कहीं कहीं पर त्याग भी करना पड़ता है, उसके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है और मेहनत करने की तो निश्चित ही आवश्यकता है। और आज भी हम लोगों ने खूब काम किया है और मुझे तो लगा था बद्रीनाथ और केदार, जब हम हरिद्वार जीते
और केदारनाथ हम जीतने की स्थिति में थे, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों को सब लोग जानते हैं। क्योंकि जो निर्दलीय 9,000 से ज़्यादा वोट ले गए, उनके वोट निश्चित ही 3-4 हज़ार आने थे, और रेस्ट वो वोट था जो हमको पड़ना था, पर हम उसको अपनी साइड नहीं कर पाए और उसकी वजह से हार हुई। नहीं तो हमारी 3 अगर सीरीज में जीत हुई होती तो आज परिणाम कुछ दूसरे होते और कुछ दूसरा सीन देखने को मिलता। लेकिन कुछ लोगों की जिद कभी कभी पार्टी के निर्णयों पर भारी पड़ती है और उसका नुकसान होता है। जहाँ तक गणेश गोदियाल जी ने स्लीपर सेल की बात की या करण मेहरा ने स्लीपर सेल की बात कही है, तो निश्चित ही गणेश गोदियाल जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और जो मेहनत कर रहा होता है उसको जब मेहनत में पानी फिरता है तो फिर बड़ा बुरा लगता है। तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। लेकिन बद्रीनाथ और मंगलोर की जीत के बाद केदारनाथ को लेकर आपने पैदल यात्रा निकाली और वो पैदल यात्रा ही विवादों में आ गई। गणेश गोदियाल का बयान आया, बोले कि पैदल यात्रा का सुझाव तो मैंने ही दिया था, लेकिन ये था कि कुछ समय बाद निकाल लेंगे, उनके कुछ न्यायालय के मामले थे, उनको टाइम नहीं था, इसीलिए वो कम भी शामिल हो पाए थे। तो तालमेल बन नहीं पाता। नहीं, सुझाव मेरा ही था। निश्चित ही केदारनाथ को लेकर वो गंभीर थे, वहाँ की सोने की चोरी का विषय उन्होंने उठाया, और जब मैं प्रेस करा तो तभी मेरे दिमाग में ये बात है कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसमें बढ़ के करना चाहिए, खाली प्रेस करने से नहीं होगा। तो मैंने निर्णय लिया। लेकिन गलती ये जरूर मैं मानता हूँ कि मुझे गोदियाल जी से इसमें पहले बात कर लेनी चाहिए थी, ताकि हम सामंजस्य से बैठा सकें। और गोदियाल जी ने भी उस समय सहज स्वीकार किया। उन्होंने कहा यार मेरा मुंबई एक केस चल रहा है, मैं वापस आऊँगा तब शामिल होऊंगा। तो हम उम्मीद करें तो श्रीनगर से होंगे, लेकिन वो श्रीनगर न होकर उससे एक पड़ाव आगे से शामिल हुए, और ऐसा कोई विवाद नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश की कि उसको विवादित बनाया जाए, हालांकि वो यात्रा बड़ी सफल रही, सक्सेसफुल रही, और अगर आपदा नहीं आई होती तो हम 10 दिन में उसको पूरा कर लेते। हमको फिर उसमें गैप करना पड़ा, बड़ी आपदा आई थी दूसरे पार्ट में। और उसमें भी जान हथेली में लेके हम गए। जिस तरीके की वहाँ पत्थर गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, उसमें हमने 24 घंटे किया, वो लाइव भी था। और लोगों का जिस तरीके से पूरे देश से उसमें समर्थन आया, और बुराड़ी का मंदिर बनना कैंसिल हुआ, वो हमारी जीत थी। क्योंकि जो बुराड़ी में ये मंदिर बना रहे थे वो कैंसिल हुआ उस यात्रा के बाद, आपको ये संज्ञान में है। लेकिन आज भी सोने की चोरी का खुलासा ना तो मंत्री जी कर रहे हैं, वो उनने रिपोर्ट शायद पहले 1 साल में नहीं पढ़ी और कहा था प्रेस में कि मैं कुछ दिनों में पढ़ के आपको बताऊंगा, लेकिन अब उस प्रेस को भी मेरे ख्याल से 5 महीने हो गए और अभी तक वो प्रेस दोबारा नहीं हो पाई। मंत्री जी सतपाल महाराज वाली वो रिपोर्ट शायद अभी भी नहीं पढ़ पाई। तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, ये हमारी आवाम को भी समझना चाहिए। और केदारनाथ में निश्चित ही मतलब जीती हुई सीट हमारे हैं, और उसका मुझे जीवन पर्यंत अफसोस रहेगा। निकाय चुनाव के बाद अगर रामनगर की बात न की जाए तो अधूरा रह जाएगा जी। रामनगर में सीट ओपन छोड़ दी गई जी, पालिका रामनगर है जी। और जब वहां पर उम्मीदवार खड़े हो गए तो आप अलग गुट के प्रचार के लिए चले गए, हरीश रावत अलग गुट के प्रचार के लिए चले गए, तो तालमेल बना नहीं। इस पर मैं यही कहूँगा, क्योंकि सीट ओपन थी और ओपन सीट थी, मुझे रानीखेत जाना था, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा में प्रचार में नहीं गया था, मुझे भिक्या सेन और चिन्यान वाला प्रचार करना था। तो जिस व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया आप आ रहे हैं तो मेरे यहाँ 1-2 मीटिंग आप कर लीजिए, तो मैं करके गया, क्योंकि वो भी कांग्रेस से थे, कांग्रेस के 2-3 लोग लड़ रहे थे चुनाव, तो जो बुलाएगा उसी को उसमें जाता है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चले गया, और हरीश रावत जी को जिसने बुलाया वो वहां चले गए। ओपन सीट थी तो छोड़, ये भी हो सकता था कि चलो लड़ रहे खुद ही लड़। कहीं पर ऐसा होता है, क्योंकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, वहाँ का नगर कांग्रेस कमेटी, वहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिसको चुनाव लड़ा रही थी, मुझे कैंडिडेट के अलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का, मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के भी रिक्वेस्ट थी कि आपको यहाँ आना चाहिए और आप आइए, तो मैं गया। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर केदारनाथ का इलेक्शन देखे तो वहाँ निर्दलीय त्रिभुवन बड़े वोट ले गए, और अभी ऋषिकेश का इलेक्शन देखे तो वहाँ पर भी दिनेश चंद मास्टर अच्छे खासे वोट ले गए, दूसरे नंबर पे आ गए। और जो चुनाव लड़ने का पैटर्न रहा, बॉबी पवार, मोहित डिमरी, इन लोगों का पीछे से बैकअप करके, तो वो केदारनाथ का भी इसी तरह का रहा, ऋषिकेश का भी इसी तरह का रहा। तो ये जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है 27 में हम कुछ कर लेंगे, 27 में निर्दलीय कुछ खड़े हो जाएंगे, तो इनसे चिंता होती है, या फिर कांग्रेस बीजेपी का जो बढ़त हो रही है इसी से चिंता ज्यादा होती है? अल्टीमेट फायदा बीजेपी का ही हुआ। आज तक लोकपाल नहीं है जिसके लिए आंदोलन खड़ा हुआ था, आज भी भ्रष्टाचार चरम पे है,
और आंदोलन करने वाले लोग ही भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, कोई शराब के बड़े मामले में जा रहा है, कोई दूसरे, ये हमने देखा है। और यहाँ भी वही पैटर्न, अगर मास्टर जी को मैं देता हूँ, मास्टर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, परंतु अगर कांग्रेस टिकट देते तो ये बात जो बनी कि पर्वती एक होगा, ये होगा, जीता तो फिर भी मैदान ही ना, बिहार का व्यक्ति जीता है। बीजेपी ने बड़े सेट अंदाज के साथ ये माहौल बनाया पर्वती और गैर पर्वती का, और उसके बाद बीजेपी के कैडर ने, बीजेपी के वोटर ने बीजेपी को वोट दिया, इसीलिए एक बिहार का व्यक्ति वहां जीत गया और मास्टर जी सेकंड नंबर पर आए, क्योंकि कांग्रेस भावनाओं में गया और कुछ लोगों के इशारे पे गया। और मुझे ये पता कि अन्ना हजारे जी बहुत गहनता के साथ उत्तराखंड में भी समय सक्रियता है उनकी, हमारे यहाँ के कुछ लीडर्स के संग वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी 2-3 मीटिंगें हुई जिसका मुझे मेरे पास पुष्टि है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मदद होगी। निश्चित ही केदारनाथ में चौहान बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन चौहान जी को जो वोट पड़ा उसका कारण आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब वहाँ आपदा आई थी, वो कंडी में बैठा के बुजुर्ग महिलाओं को इधर से उधर पहुँचाना, बुजुर्गों को दवा पहुँचाना, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे, घोड़े खच्चर वालों की मदद कर रहे थे। कहीं ना कहीं तो पे होता ही ना, लेकिन उसका फायदा उसको हुआ जिसको ना तो त्रिभुवन चाह रहे थे ना मैं चाह रहा था। हम बीजेपी को ना तो त्रिभुवन चाहते ना मैं चाहता, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं उसका बीजेपी को हुआ। अगर वो 9,000 में से 8,000 या 7,000 वोट हमको पड़े होते तो हम 3,000 से हम जीत जाते। हमने, हमारी यात्रा ने या हमारी मीटिंगों ने इतना फायदा तो जरूर किया कि उतने विरोध के बाद भी हम 13,000 को 18,000 से ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। मतलब हमने 5-6,000 वोट अपना बढ़ाया कांग्रेस ने, लेकिन हम जीत में उसको परिवर्तित नहीं कर पाए, उसका अफसोस है। बिल्कुल, आपकी बातों से लग रहा है कि जो बीजेपी है वो ऋषिकेश का इलेक्शन हो या केदारनाथ का इलेक्शन हो, वो जमीन पर मैनेजमेंट कर लेती है, और जमीन पर मैनेजमेंट करने के बाद और उसके बाद जिस तरह के संकेत आते हैं उस तरह का एक नैरेटिव खड़ा कर लेती है। इस बात से आप चिंतित दिख रहे हैं। लेकिन अगर रुद्रपुर में देखें, राजकुमार ठुकराल तो आने वाले थे कांग्रेस के पास, और राजकुमार ठुकराल को शामिल नहीं किया, और जब ये एक संदेश रुद्रपुर में जाने लगा कि राजकुमार ठुकराल तो कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, कांग्रेस के फायदा हो सकता है, बीजेपी ने उसको मैनेज कर लिया। तो बीजेपी क्या है, लगातार कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़कर जो वोटर है उसको एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है, राजकुमार ठुकराल तो आने वाले थे। असल में बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। बीजेपी को चुनाव जीतने के अलावा कुछ नहीं आता, उनको फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है, ना राष्ट्र के नुकसान या सामाजिक नुकसान या फायदे से कोई मतलब नहीं होता, वो करती है बस वो एक चीज काम। कांग्रेस में थोड़ी बाध्यताएं हैं, कांग्रेस में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते, बहुत सारे चीजें, नहीं तो इस समय कम से कम 5 या 6 ऐसे एमएलएज हैं, एक्स एमएलए जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, जो लगातार मेरे से संपर्क में है। बीजेपी के हैं, कुछ और भी रहे हैं, लेकिन पार्टी में मैं जो पैटर्न की बात कर रहा हूँ उसी से हम परेशान हैं, क्योंकि वो ऐसा माहौल एक क्रिएट हो जाता है हमारी कांग्रेस में कि नहीं इसको नहीं आने देना, नहीं इसको नहीं आने देना, नहीं उसको नहीं आने देना। जो अगर फ्री हैंड होता तो मैं इस समय 5 या 6 विधायकों को, पूर्व विधायकों को कांग्रेस शामिल करा चुका होता। भीतरघात के बार बार आरोप लगते हैं, 22 के बाद भी लगे, अभी भी लग रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, जो पीसीसी लेवल के लोग उन पर मैं एक्शन ले रहा हूँ, कईयों पर हमने लिया भी है और अभी और सख्त लेंगे, और जो एआईसीसी लेवल के लोग हैं उसका निर्णय दिल्ली से होना है। वो बहुत सारी चीज़ों पर मंथन इस समय दिल्ली में चल रहा है। इस समय एआईसीसी में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसका मंथन चल रहा है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से निपटने के बाद इन सब चीज़ों पर भी संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा, रुद्रपुर में बड़े कांग्रेस के दिग्गज लोग रुद्रपुर में आते हैं, और रुद्रपुर में निकाय चुनाव में साफ ही हो गए करीब यशपाल आर्य की केवल बाजपुर जो निकाय है वो बचा। क्या यशपाल आर्य का जो एक बयान वायरल हो गया जय इस्लाम का, हालांकि यशपाल आर्य का कहना है जय इस्लाम नहीं, जय इस्लाम नगर बोला था, लेकिन बीजेपी के लिए तो दोनों का करीब करीब मतलब एक ही निकलता है। तो उधम सिंह नगर तो वैसे भी उधम सिंह नगर में 5 विधायक है, तो उधम सिंह नगर में ऐसा क्या हो गया? देखिए, सेट पैटर्न पे आऊँगा। एक तो सेट पैटर्न कांग्रेस के अंदर, एक सेट पैटर्न उनके अंदर है जो इस टाइप के वीडियो चलाते हैं, चाहे वो हीरा सिंह बिजली का वीडियो हो, उनसे क्या 80 ईयर से ऊपर के आदमी से कुछ कहलवाया जाए और उसकी वीडियो जारी करी जाए, इस्लाम नगर को इस्लाम दिखा के
वीडियो जारी करी, उससे जो नुकसान, बाद में आप उसको डिलीट कर दें, आप उसमें माफी मांग ले, चल जाएगा, लेकिन उससे जो नुकसान पार्टी को होना था वो हो चुका था। उन्होंने इस्लाम नगर कहा, मेरे पास उसकी ओरिजिनल वीडियो है, और उसको इस्लाम, जय इस्लाम दिखाया गया ताकि एक हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने का मौका बीजेपी को मिल जाए। उधम सिंह नगर में हमको बैठ के, क्योंकि वहाँ हमारे 6-7 बड़े नेता हैं, उसमें आदरणीय यशपाल जी हैं जिन्होंने अपनी सीट बचाई, भुवन भाई हैं हमारे डिप्टी लीडर, वहाँ तिलक राज बेहड़ जी हैं जो आज बातें हो रही हैं, वहाँ एसटी के अध्यक्ष हैं गोपाल राणा जी प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भुल्लर जी, वहाँ आदेश भाई हैं, वहाँ एमपी कैंडिडेट भी हैं। तो उतना होने के बाद क्यों, क्या कमी रही, तो उसकी एक बैठक हम जल्दी बुलाने वाले हैं और आपस में हम चर्चा तो करेंगे कि क्या कमी रही, किस चीज़ को हमको ठीक करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आगे ठीक होगा। अभी इन्हीं लोगों की टीम ने 5 विधायक भी जिता के दिए हमको उधम सिंह नगर से, तो ऐसा नहीं है कि गड़बड़ होगी। जो भी कमियां रही वो खुलेंगी और हम लगातार इसमें कोशिश भी कर रहे हैं। हम लोगों के बयानों पे भी नज़र है, लोगों के ऑडियो जो रिलीज में उस पर भी नज़र है, किसके वो नज़दीकी हैं, किसके कहने पे उनको अध्यक्ष बनाया गया वो भी उस पर भी हमारी नज़र है, और बाकी कई चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अंत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हरीश रावत के एक बयान पर और बात करते हैं। हरीश रावत का एक बयान अब बड़ा विवादों में आ गया है। हरीश रावत ने कहा है, मैं बयान को एज इट इज पढ़ देता हूं, क्योंकि हरीश रावत ने यह भी कहा है कि मेरे लंबे चौड़े बयान में से किसी एक लाइन को निकाल कर उसके मतलब निकाले जाते हैं, तो मैं पूरा पढ़ देता हूं। हरीश रावत ने लिखा है कि दिल्ली का सकल चुनाव परिणाम चिंतनीय एवं विचारणीय है। भाजपा संपूर्ण शक्ति लगाकर छल बल धन की युद्ध नीति अपनाकर जीत के लिए काम करती है। भाजपा के पास इस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रूप में 2 विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक है। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी, यह है आज की भाजपा। इसके विपरीत गठबंधन में एक दूसरे पर दोष निकालने की होड़ है। 2 सवाल बनते हैं। एक, क्या आप भी मानते हैं कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रौंद देने वाले प्रचारक हो गए हैं, चिंता बन गई है? दूसरा सवाल ये बनता है कि हरीश रावत कह रहे हैं कि गठबंधन में एक दूसरे पर दोष निकालने की जो होड़ मची हुई है, क्या इसी तरह की होड़ तो उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर भी दिख रही है? देखिए, इसमें क्योंकि हरीश रावत जी की बात पे कुछ कहूँ उस लायक में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा यहाँ पर 2-3 चीज़ों की कमी है। केवल इनको प्रचारक क्यों मान रहे हैं? अडानी और अंबानी को कैसे भूल जा रहे हैं जो अर्थ धन पूरा पीछे से लगाते हैं? और दूसरा, बिहार की जहाँ तक तैयारी की बात उन्होंने कही है, हमारे राहुल जी की और नीतीश जी के घर में जो मुलाकात हुई है 3-4 दिन पहले, वो भी इस इलेक्शन के तुरंत बाद हुई है। तो अपनी पार्टी जो अच्छा कर रही है उस पर भी नजर होनी चाहिए, और जो दूसरी पार्टी है वो जो कर रही है उस पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और ऐसा कुछ हम ना बोलें जिससे हमारे अपने कार्यकर्ता का मनोबल टूटे, इस चीज का हमको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, देहरादून कैसे हार गए? देहरादून में तो बड़ा ढूंढ के ऐसा उम्मीदवार लाए थे जो युवाओं के बीच में और बहुत पुराने समय से यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे, और ये माना जा रहा था कि ये तो बराबर की लड़ाई खड़ी कर दी गई है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा की हार हो गई। देखिए सर, इसमें मैं यही कहूंगा कि मुझे पूरे देहरादून में एक भी शख्स, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, ये नहीं मिला जिसने कहा कि टिकट गलत हो। सब ने कहा बेहतरीन टिकट है, इस बार मुकाबला हो जाएगा बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कुछ प्रबंधन की कमी और कुछ बेईमानी। जिस तरीके से कई बक्सों में सील नहीं थी और बुलाने के बाद, बोलने के बाद सुनी नहीं जा रही थी, और जो कह रहा था कि बक्से में मेरे दस्तखत थे, दस्तखत नहीं है, प्लेन कागज कहां से आ गया, इसमें मोहर लगी थी, वो कहां चलेगी, उन लोगों को उठा के पुलिस ने डिटेन कर लिया 2-2, 3-3 घंटे। बक्सू में यहां भी बोटू में फर्क है। और कई चीजें ये भी कही गई कि भाई कई वार्ड्स में अगर आप देखें तो वहां लोगों के जो अभिकर्ता थे उनको 1-1 घंटे के लिए बाहर किया गया बक्से सील होने से पहले। वो क्यों किया गया? और उन्होंने आरोप भी लगा, उन्होंने बात भी करी, उनकी सुनी नहीं गई। यहाँ तो एक नवीन है हमारे, उन्होंने तो दरवाजा तोड़ना पड़ा उनको, और वहां बोर्ड परिवर्तन हुए। तो जो जब अभिकर्ता होता है तो उसको फॉर्म 17C देने के बाद ही कमरे से बाहर किया जाता है, लेकिन और सील करने के बाद फॉर्म 17C दिया जाता है। लेकिन इस चीज की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, और कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां लोगों के जो अभिकर्ता थे उनको बाहर किया गया, उसके बाद 1 घंटे बाद जब हल्ला गुल्ला हुआ तब सीलें लगाई गई और उनको वो दी गई।
काउंटिंग में भी इवन जिन लोगों ने दस्तखत किए थे उनके आरोप ये लगाए उन लोगों ने कि साहब हमारे दस्तखत नहीं, ये मशीन गड़बड़ है, इसकी पहले से खुली हुई है, लेकिन मतलब डब्बा खुला हुआ है, उस पर सुना नहीं गया, क्योंकि इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था। क्योंकि आप भी एज ए जर्नलिस्ट किसी से भी पूरे देहरादून में पूछ ले, सब आश्चर्य कर रहे हैं, मतलब ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती थी जो हुई है। लेकिन हार 1 लाख से ज्यादा की है। मैं कह रहा हूं ना, बेईमानी के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता इतनी बड़ी हार का। चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं। आपका कहना है कि बीजेपी छल, बल और धन के सहारे आगे बढ़ती जा रही है। जी 2027 आ रहा है, जी बीजेपी के पास धन, बल, छल जैसा आप कह रहे हैं, कांग्रेस के पास अंदरूनी लड़ाई है, घमासान है, हर इलेक्शन के पहले भी होता है, दौरान भी रहता है। 22 के इलेक्शन में तो ये आरोप लग गए, हरक सिंह रावत का तो ऑन कैमरा बयान है, बोले कि अकेले हरीश रावत के कारण 5 सीटें हार गए थे। तो 27 कैसे करेंगे, क्या रोड में? देखिए, बड़े नेताओं पर मैं बयान नहीं दूंगा। जो रोड मैप मेरा बागेश्वर में था, जो रोड मैप मेरा बद्रीनाथ में था, जो रोड मैप मेरा हरिद्वार में था, वही मेरा 2027 का रोड मैप है। हम चाहते हैं, जैसे बद्रीनाथ में जिस दिन भंडारी जी ने मुख्य प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, उसी दिन से हमने लखपत जी को कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, पूरी संभावना रहेगी, आप तैयारी कीजिए। कांग्रेस को 2027 के लिए अभी से कमर कसनी होगी। कांग्रेस को अपने कैंडिडेटों को अभी से तैयार करना पड़ेगा कि भाई ये कैंडिडेट होंगे, क्योंकि जो आखिरी के हफ्ते में जब छीना झपट होती है, इसीलिए 22 में वो आरोप लगेगा टिकट बेचने और खरीदने के। अगर पहले से सेट पैटर्न होगा, ये पता होगा कि फलाने व्यक्ति ने चुनाव लड़ना है, वो अपना 1.5-2 साल मेहनत करके उस चुनाव के लिए अपना माहौल बनाएगा और हम जीतेंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल, करण मेहरा जी का कहना है कि 27 का इलेक्शन जीतेंगे। अब 27 का इलेक्शन का परिणाम क्या रहेगा, अभी बहुत लंबा समय है, तैयारियां क्या रहेगी, परिणाम क्या रहेगा, उम्मीदवार कौन रहेंगे। लेकिन 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई। एक, करण मेहरा का कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, वो एक पैटर्न है कांग्रेस में, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कांग्रेस के उम्मीदवार के ही विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि हाईकमान इसको देखेगा, अब कब एक्शन होगा ये देखने की बात होगी, और कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ती है ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल तो करण मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।